द पब्लिक पॉइंट में नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपके द पब्लिक पॉइंट के दर्शक को और आपके पूरे टीम को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। आप लोगों की उज्जवल भविष्य की। आप लोगों ने निष्पक्ष होकर के समाचार को आम जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आप जो अभी 10 साल आप सांसद सिवान में रह चुके हैं, निर्दलीय भी आप जीते हैं और अपने छवि के लिए आप जाने जाते हैं, तो आप फिर इस बार चुनाव की 24 में तैयारी संपूर्ण ढंग से कर रहे हैं? देखिए, 10 साल के कार्य पद्धति और अपनी उपलब्धि बताने के पहले आपको बता दें कि सिवान राजेंद्र बाबू का सिवान है, मौलाना मोहल्लक साहब का जन्मस्थली है, वीर शहीद उमाकांत सिंह का है, महान स्वतंत्रता सेनानी हम लोगों के माननीय विधायक के पूर्वज नारायण बाबू गोरिया कोठी के, ऐसे विभूतियों का सिवान अपराध और अपराधियों के कुकित से कलंकित और अपमानित हो रहा था। दो धुरी में सिवान बटा था, एक शरीफों का जमात था, एक अपराधियों का जमात था। शरीफ लोग प्रताड़ित होते थे, सहन कर जाते थे और अपनी शराफत बचाने के लिए कहीं न कहीं अपराधियों से समझौता भी कर लेते थे, उनके दमन दबाव के झुक जाते थे। हमने निर्भीकता का परिचय दिया, मुखर होकर के ऐसे अत्याचारियों का विरोध किया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सिवान की महान जनता को कि मुझे निर्दलीय लोकसभा भेजने का काम किया। जब पहली बार हम जब लोकसभा में गए और एक मरीज जो हमारे सिवान के थे उनको देखने गए, तो हम देख कर बहुत मर्माहत हुए। हजारों लोग रोड पर ठंडक के दिन में कंबल बिछाकर, कंबल ओढ़ करके सोए हुए थे। मुझे लगा कि रात में ये लोग टॉयलेट कहाँ जाएंगे, सुबह ये लोग फ्रेश कैसे होंगे। और उसी दिन पहला हमने अपना काम किया कि अपने जो हमारा आवास आवंटित था उसके ऊपर एल्वेस्टस का हमने एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया और हमारे यहाँ मरीजों का तांता लगा रहता था। रोज़ 250-300 मरीज हमारे यहाँ रहते थे, सब लोगों का खाना बनता था और कैंसर, हार्ट, किडनी, लीवर जिसका इलाज सिवान संभव नहीं था, वैसे मरीज हमारे यहाँ 250-300 लोगों का खाना खिलाना। इस काम के लिए हम 3 लड़का रखे थे, एक गुड्डू पांडे जो मैरवा के रहने वाले थे, एक मनु सिंह जो दरौंदा के रहने वाले थे, दरौंदा में गांव है रानीबारी, और एक लड़का मनोज जो गुठनी के टणवा का रहने वाला था। इन लोगों का काम था सुबह सुबह हमारे मरीज को ले जाना एम्स में, सफदरगंज में, राम मनोहर लोहिया में कार्ड बनवाना, दिखलाना, फिर शाम में वापस लाना। और आपको बताते हर्ष हो रहा है कि 5000 से ज़्यादा लोगों का हमने हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, 17 आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है और दर्जनों आदमी का ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवाए हैं। आज भी एक लड़का मेरा एम्स में रोज़ सुबह जाता है, सिवान के लोगों का कार्ड बनवाता है, दिखलाता है। आज भी मेरा वह सेवा का काम अनवरत जारी है। साथ ही विकास की आपने बात किया कि 10 साल में आपने क्या किया है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पहली बार जब जीत कर गए तो याद कीजिए, सिवान से पटना जाना एक कठिन काम होता था। जर्जर अवस्था में सड़कें थीं, टूटी फूटी, गड्ढा में तब्दील हो गई थी। पहली बार जब जीत कर गए तो RPN सिंह कांग्रेस के जो रोड सड़क मंत्री थे उनसे आग्रह करके हमने 1600 करोड़ रुपये की राशि हाजीपुर से छापड़ा तक 4 लेन की स्वीकृति कराई और दोबारा जीत कर गए। माननीय नितिन गडकरी जी जो अभी वर्तमान में हम लोगों के सड़क मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, उनसे अनुरोध करके विनय करके छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज तक हमने 2 लेन की स्वीकृति कराई। हमने 4 लेन की स्वीकृति कराने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी रहने दीजिए, जब टैक्स की वसूली हो जाएगी और बढ़ जाएगा तो इस 4 लेन में स्वतः कन्वर्ट हो जाएगा। आज ये सड़कें बन गई है, हमको 2.5 से 3 घंटा लगता है पटना जाने में, जो पूरा दिन पटना जाने में बीत रहा था। दूसरी बात, हमारे यहाँ के बच्चे खाड़ी देशों में जा कर के काम करते हैं। एक पासपोर्ट बनवाने के लिए महीना 2 महीना अपने सगा संबंधी के यहाँ पटना में जाकर उनको रहना पड़ता था। हमने सुषमा दीदी से आग्रह करके सिवान पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट कार्यालय हमने निर्माण करवाया है। यही नहीं, सांसदी से हटने के बाद 5 करोड़ रुपया
CSR का पैसा बिजली विभाग से हम धन्यवाद देना चाहेंगे सिवान की जनता की ओर से देश के बिजली मंत्री RK सिंह जी को कि उन्होंने हमको बिजली विभाग से 5 करोड़ रुपया दिलवाया है। 3 मंजिला भवन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत जल्द अब शिफ्टिंग होगी। अंबेडकर हम लोगों के संविधान के निर्माता अंबेडकर जी के नाम पर उस भवन का निर्माण करवाए हैं। नेताजी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जैसे हमारे पूरे प्रदेश के ही लोग रोज़गार के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो आप रोज़गार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर करते हैं, या फिर सरकार से भी जो आप मांग करते हैं तो सरकार इस पे अमल क्यों नहीं करती बिहार के लिए विशेष खासकर? चूँकि देखिए, पहली बात कि हमारी अपनी सरकार नहीं रही, सहयोगी दल की सरकार में हम भाजपा के लोगों ने काम किया। नीतीश कुमार जी एक अहंकारी पुरुष हैं, एक तनाशाह आदमी है। आपको लगता है जब थोड़े दिन के लिए, साल 1.5 साल के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री बने तो रोजगार का सृजन के लिए उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया और 10 लाख रुपया आप रोजगार कीजिए, चाहे डेयरी फार्म खोलिए, चाहे फर्नीचर बनाइए, चाहे जो काम करना है कीजिए। उसमें 5 लाख सब्सिडी था और 5 लाख रुपया देना भी था तो मात्र 1% के इंटरेस्ट पर था। यह रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी ने काम शुरू किया था। इतना ही नहीं, 14,500 करोड़ रुपये की राशि से पेप्सी का दूसरा प्लांट बेगूसराय में उन्होंने खोल करके दिखा दिया। इथेनॉल के दर्जनों प्लांट खोल कर दे दिखाया। लेकिन आज फिर से वही हालात, वही परिस्थितियाँ, और रोजगार के लिए विधि व्यवस्था में गुणात्मक सुधार जरूरी है, बिजली में मूल चूक सुधार जरूरी है। आपने देखा होगा लालू जी के और नीतीश जी के कार्यकाल में न सड़क थी, न विधि व्यवस्था, न बिजली। कोई रोजगार अपना क्यों लगाएगा बिहार में? जिसका कारण है कि आज फिर बिहार जंगल राज के तरफ अग्रसित है। यहाँ के युवक रोजगार के लिए खाड़ी देश में जा रहे हैं, यहाँ के युवक पढ़ने के लिए दक्षिण भारत जा रहे हैं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा की जैसे आपने बात किया कि यहाँ के युवा पूरे बिहार के ही, यहाँ के युवा, सिवान जिला के ये युवा नहीं, पूरे बिहार के युवक अब शिक्षा के लिए, जो बिहार शिक्षा का एक महाकेंद्र था पूरे विश्व के लिए, आज उसी राज्य के बच्चे दूसरे राज्य में और दूसरे देश में जा कर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इस पे किसकी कमी माना जाए, क्षेत्रीय पार्टियों का या फिर केंद्रीय नेतृत्व का? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने पहली बार, देश की आज़ादी के पहली बार शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया है, शिक्षा नीति में परिवर्तन लाया है। माननीय नीतीश कुमार जी वोट के चक्कर में कह रहे हैं कि हम उस शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की शिक्षा नीति को हम लागू नहीं करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने में गौ में गधा पढ़ाया जाता था। हमारी सरकार ने लाया है कि गौ में ज्ञानी पढ़ाया जाए। तो गुणात्मक सुधार, अकबर का, मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर, राम और कृष्ण का इतिहास को विलुप्त किया जा रहा है। तो हमको कहना है, आपने ठीक ही कहा, नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था बिहार में जहाँ विदेश के बच्चे और बच्चों का नामांकन हो जाता था तो फक्र के साथ उनके माता पिता कहते थे कि बिहार प्रांत में नालंदा विश्वविद्यालय में मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ती है। आज उसी का क्या हर्ष हो रहा है। चरवाहा विद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां क्या इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे? कहाँ ले जाना चाह रहे थे लालू जी और नीतीश कुमार जी। अब फिर इन लोगों का गठबंधन हो गया। तो शिक्षा में जो त्रुटियां हैं, ये दोनों आदमी उसके जिम्मेवार हैं। और जैसे आपने शिक्षा की त्रुटियों की बात की, वैसे ही मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, सबसे ज़्यादा लगभग नेताओं के ही स्कूल है और कॉलेजेस हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? जबकि प्राइवेट कॉलेज का फ़ी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भरना बहुत मुश्किल काम है, हमारे और दूसरे लोगों के लिए।
तो इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? जैसे शिक्षा व्यवस्था जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो इस पे आप जैसे अभी मई के मंथ में जैसे सेशन बच्चों का चेंज होता है, क्लास चेंज होता है, पेपर दे के फाइनल, तो उनके रिजल्ट के नाम पे और री एडमिशन के नाम पे कई हज़ार रुपए के उनको बिल थमाया जाता है और हर साल विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में बुक बदलाव की जाती है। तो इस पे आप जब फिर से अगर सांसद बनते हैं, आपको टिकट भाजपा के द्वारा मिलता है तो बनिएगा, तो क्या आपका इस पे स्टैंड रहेगा? मेरा निश्चित रूप से जो निजीकरण की व्यवस्था है शिक्षा का, हम लोग इस पर प्रतिबंध लगाएंगे और हम लोग कहेंगे गुणात्मक शिक्षा और सब लोगों के लिए समान रूप से शिक्षा मौलिक अधिकार में इसको शामिल किया जाए और सारे, चाहे वो राजा का लड़का हो चाहे फकीर का लड़का हो, सबकी शिक्षा समान हो, ये हमारी मांग रहेगी। ये प्राइवेट वाले जैसे मई के अभी सेशन चल रहा है, वैसे उन्होंने एक नॉर्मल बच्चे का इस बुक हर साल चेंज होता है। बात तो छोड़िए, कपड़ा के नाम पर। हाँ, तो वही तो बात है। बुक की बात तो छोड़िए, कपड़ा के नाम पर दोहन होते हैं। अगर हम 300 की दिहाड़ी वाले रोजगार मजदूर है तो हम कहाँ से 3,000-5,000 रुपए वो देंगे? कहाँ से पढ़ा पाएगा तो बच्चा? इसी चीज को लेकर तो हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। नहीं तो ये सवाल नीतीश कुमार और लालू यादव से पूछा जाए, उनके दल के नेताओं से पूछा जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, दुर्नीति क्यों? गरीबों का आपने शराब बंद कर दिया, अच्छी बात, लेकिन जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार होना चाहिए था आपने तो किया नहीं। एक व्यवसाय देखिए, दक्षिण भारत में आप जाएंगे, हर राजनेता को कम से कम एक मेडिकल कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारे यहाँ के नेता लोगों के पास क्या है? ट्रक है, गाड़ी है, बस है, ड्राइवर और खलासी बनाने का ये लोग कारखाना खोल कर बैठे हुए हैं। और दक्षिण भारत के नेता स्कूल खोल करके इंजीनियरिंग, और हमारे यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ डोनेशन देकर वहाँ पढ़ भी रहे हैं लोग। आप उस तरह की व्यवस्था क्यों ना करते? आप दोनों मिल करके 30 वर्ष बिहार में शासन किया है। जनता जानना चाह रही है कि आप लोगों ने बिहार को वैभवशाली बिहार, जो गौतम बुद्ध और महावीर का बिहार है, उसको आपने क्या दिया है? जनता चुनाव आने दीजिए, 24 और 25 ठगबंधन जो बना है उसका करारा जवाब। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल लास्ट पूछना चाहता हूं कि जातीय जो जनगणना हो रहा है अभी फिलहाल में बिहार में, तो क्या ये उचित है? जैसे 500 करोड़ बिहार का जातीय जनगणना में फूंक दिया गया। मैं इसको फूंकना इसलिए कह रहा हूं ताकि अगर उसको शिक्षा और रोजगार में, स्वास्थ्य में लगाया होता या फिर उद्योग में लगाया होता, बिहारियों का और बिहार का आभार व्यक्त करते बिहारियों। देखिए, नीतीश कुमार पहले ही हमने कहा कि तनाशाही आदमी है, अहंकारी आदमी है। लालू यादव के दबाव में आकर के लालू यादव ने इनको क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि नेवला है। लालू यादव का बेटा इनको क्या कहा था कि यह पलटू चाचा है। आज उनके लालू जी के विधायक इनको क्या कहते हैं? शिखंडी है। इस सारी बात सुनकर नीतीश कुमार सत्ता में चिपके हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के लोग, उनके गठबंधन के लोग कह रहे हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप नैतिकता की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, भ्रष्टाचारी के कहने से सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव के जिस आधार पर आपने गठबंधन तोड़ करके भाजपा से हाथ मिलाया, क्या वह केस समाप्त हो गया? पाक साख हो गए तेजस्वी जी की आप उनको फिर से डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार जी, बड़ी आशा और विश्वास के साथ सीवान के लोगों ने, कम से कम हज़ारों लोगों ने अपनी शहादत दे करके आपके कुर्सी पर बैठाने का काम किया था। विधवाएं पूछ रही है कि आपको यही करना था, लालू से हाथ मिलाना था, तो सुरेंद्र पटेल, संत आत्माराम कुशवाहा, ऐसे सरीखे हमारे अनेक साथियों का शहादत क्यों देना पड़ा? वक्त आने दीजिए, जवाब मिल जाएगा नीतीश कुमार को। हमारे सिवान जिले के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी के साफ बिहार सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं और ये तमाम बातों का बेबाकी से जवाब देते हुए ये बताया कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार तनाशाह हो चुके हैं और अपने गद्दी पे बैठने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए तनाशाही को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदी न्यूज़ के माध्यम से कुछ सिवान वासियों से अगर चुनाव में आप आते तो अपील लास्ट टाइम करना चाहते तो कर सकते हैं। देखिए, हमारा जीवन का उद्देश्य रहा है वैभवशाली सीमान, विकसित सीमान, सभ्य सीमान, भय मुक्त सीमान, अपराध मुक्त सीमान, और उसमें बहुत हद तक सीमान के लोगों ने मुझे सहयोग किया है, अपना पैसा दे करके अपराधियों का अंत किया है। आइए हम सब मिल कर के गौतम बुद्ध महावीर के बिहार को सवारे सजाएं और राजेंद्र बाबू मौलाना मुल्हक साहब के सीमान को रक्त रंजित होने से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा।